पहले कंटेंट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबकी बात मैंने मान ली है, ठीक है। ये देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है तो अभी कह दो, मैं सबकी बात पढ़ रही हूं। क्या कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? सबकी बात सुन रही हूं मैं, सबकी बात सुन रही हूं मैं। ओके ओके, और क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? सबकी बात सुनी जा रही है, जल्दी से बताएंगे। ओके, मैंने क्वेश्चन हाइड कर दिया है, पहले मैं तुम सबकी बातें सुन लूं कि तुम सबके मन में डाउट क्या है। ठीक है, और बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन आएगा अभी। वीडियो क्लियर नहीं है, एक सेकंड रुको, मैं क्वालिटी, एक सेकंड रुको, मैं क्वालिटी चेक कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं अभी क्वालिटी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आप बताइए मुझे, आप क्लियर है या फिर नहीं है? आप मुझे बताइए क्लियर है या फिर नहीं है। क्विकली क्विकली, क्लियर है? जल्दी से बताइए क्लियर है या फिर नहीं है। क्विकली, क्लियर है? ये देखो मैं स्क्रीन रोटेट कर रही हूँ, सब कुछ क्लियर है आप सबको? चले आगे, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, इसी के साथ ये देखो बढ़ा दी संजना, बढ़ा दी, यस। ये देखो इसी के साथ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है होलोकार्पिक फंगस इज, होलोकार्पिक फंगस इनमें से कौन सी है? आपको 4 फंगस के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा इनमें से होलोकार्पिक फंगस कौन सी है। देखो फंगस क्या है, सबसे पहले मैं आपको फंजाई के बारे में बता दूं तो जो हमारे आर.एच. विटेकर साहब थे, सबने इनका नाम सुना हुआ है। आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने 1969 में जितनी भी डाइवर्सिटी थी, जितना भी बायोडाइवर्सिटी था, मतलब जितनी भी लाइफ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जितनी भी टाइप की लाइफ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उन सबको इन्होंने 5 किंगडम्स के अंदर क्या किया था, क्लासिफाई किया था। 5 किंगडम्स के अंदर इन्होंने सारी की सारी इस वर्ल्ड में जितनी बायोडाइवर्सिटी है, इन्होंने सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी को क्या किया था बच्चों, इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड रुको, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड रुको, फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा सेटिंग पे नजर मार लूं। बस मुझे आप 1 मिनट दे दो, मैं अभी देख लेती हूँ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको तो क्यों नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको। ये देखो, अब देखो, अब नजर आया, अब देखो, अब नजर आया। इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ? अब नजर आया आप सबको? ओके, तो करते हैं सेशन स्टार्ट। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर कह रहा है फर्स्ट, होलोकार्पिक फंगस इज, होलोकार्पिक फंगस क्या होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपसे पूछा है होलोकार्पिक फंगस इसमें से कौन है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंजाई क्या होती है। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में, आर.एच. विटेकर ने 1969 में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी थी उन सबको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। नंबर फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, नंबर फर्स्ट था इनमें से मोनेरा। उसके बाद जो नंबर सेकंड किंगडम था वो था बच्चों प्रोटिस्टा। उसके बाद जो नंबर थर्ड किंगडम था वो था फंजाई। नंबर फोर्थ था प्लांटे, और नंबर लास्ट और नंबर 5th था एनिमेलिया।
तो इनमें से जो आपका थर्ड किंगडम है फंजाई, ये जो फंजाई है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? व्हाट इज फंजाई? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? इसमें से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये देखते हैं जो फंजाई है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, फंजाई जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। कैसे सेल से बना होता है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आप सब बच्चों को पता ही है, ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है वो सब प्रेजेंट होता है, उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब रही बात इनके पास सेल वॉल होती है या फिर नहीं होती, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई के पास। इनकी सेल वॉल चाइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो आपको वहां पे टिक करके आना है काइटिन। क्या टिक करके आना है आपको वहां पे? काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल होती है बच्चों वो काइटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। फिर जैसा कि आपको पता है ये यूकैरियोटिक सेल है, तो क्या इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो फंजाई के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। अब फंजाई जो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? क्या ये यूनिसेलुलर है? क्या ये मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर है तो क्या इनके सेल्स टिश्यू में अरेंज है? अगर टिश्यू में अरेंज है तो वो लूज टिश्यू है या कॉम्पैक्ट टिश्यू है, या ये ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जनरली जो फंजाई होती है बच्चों वो मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। और इनके जो मल्टी सेल्स होते हैं वो लूज टिश्यू बना के फंजाई की बॉडी बनाते हैं। वो लूज टिश्यू बना के फंजाई की बॉडी बनाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? क्या फंजाई ऑटोट्रॉपिक है या फिर फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है? तो बच्चों फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। हेट्रोट्रॉपिक में भी दो टाइप का मोड होता है, एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है बच्चों सैप्रोफिटिक और दूसरा होता है पैरासिटिक। तो फंजाई जो है दो तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड मैटर है उसके ऊपर से खाना लेना, और पैरासिटिक का मतलब होता है किसी की बॉडी पे पैरासाइट की तरह रहना और खाना खाना। सैप्रोफाइटिक का बेस्ट एग्जांपल आपको अपने घर में देखने के लिए मिलता है। आपकी जो ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर हरी हरी फंगस लग जाती है ना, वो कौन सी फंगस होती है? वो राइजोपस फंगस होती है। कौन सी फंगस होती है बच्चों? वो राइजोपस फंगस होती है। ये जो राइजोपस होती है ये आपके ब्रेड के ऊपर लग जाती है और ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेती है। वही पैरासिटिक का बेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है, रिंगवॉर्म पैरासिटिक फंगस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी किसके बारे में? फंगस के बारे में। अब अगर मैं बात करूं फंजाई की बॉडी किससे बनी हुई होती है, तो बच्चों फंजाई की बॉडी बनी हुई होती है हाइफा से। किससे बनी हुई होती है? हाइफा से। हाइफा क्या होता है? हाइफा क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कि हाइफा क्या होता है। हाइफा एक फिलामेंट, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। हाइफा जो होता है बच्चों एक फिलामेंट, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो फंजाई की बॉडी होती है ना, ये इसमें रूट, स्टेम, लीफ ये सब नहीं मिलता। जो फंजाई की बॉडी होती है ये एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास, और इनकी जो बॉडी होती है वो एक फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है जिसको हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। ये जो हाइफा होता है बच्चों ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। ये जो हाइफा होता है इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट भी हो सकती है और ब्रांचिंग एब्सेंट भी हो सकती है। तो बहुत सारे हाइफा मिलके एक जाल जैसा, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों कहा जाता है माइसीलियम। ये देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इस तरीके से ये देखो ये एक हाइफा है, ये एक हाइफा है और ये मैंने इस हाइफा की ब्रांच बना दी। ऐसे ही सपोज यहाँ पे एक और हाइफा प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे एक और हाइफा प्रेजेंट है। तो इस तरीके का जो ये जाल जैसा, जो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना है बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर को माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम। जिसमें हर एक फिलामेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक फिलामेंट अपने आप में एक हाइफा को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइफा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम होती है, वो थैलस होती है, या वो ट्रू, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम के फॉर्म में या फिर हाइफा के फॉर्म में देखने को मिलती है। इसमें ट्रू, रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होती है और ये कोई थैलस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों फंजाई जो होती है ना, फंजाई जो होती है वो दो टाइप की होती है। फंजाई को हम बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन इसके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे
इसके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम फंजाई को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है होलोकार्पिक और दूसरा होता है यूकार्पिक। मैंने क्या बताया, एक होता है होलोकार्पिक और दूसरा होता है यूकार्पिक। इसी का आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार होलोकार्पिक पूछा हुआ है, हो सकता है पेपर में आपसे यूकार्पिक पूछ ले। तो ये होलोकार्पिक और यूकार्पिक क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखेंगे। देखो यूकार्पिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यूकार्पिक बता दूं कि यूकार्पिक का मतलब क्या होता है। ये देखो मैंने बोला ये जो आपका हाइफा है, ये देखो यहाँ पे मैंने हाइफा ड्रॉ कर दिया, ये जो आपका हाइफा है, ठीक है, इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट, इसका सिर्फ इतना सा पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, इसका सिर्फ इतना सा पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है जो रिप्रोडक्शन करेगा। बाकी सारा का सारा पार्ट कैसा रहा है, वेजिटेटिव का वेजिटेटिव रहा है। तो इस चीज को यूकार्पिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूकार्पिक कहा जाता है। लेकिन होलो का मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। जब पूरा का पूरा हाइफे, जब पूरा का पूरा हाइफा आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, वेजिटेटिव जो हाइफा है आपका, जब ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हाइफा में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंजाई। क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक फंजाई। मैं दोबारा बता देती हूँ कि होलोकार्पिक फंजाई क्या होता है बच्चों, ऐसी फंजाई जिसका जो वेजिटेटिव हाइफा था वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हाइफा में कन्वर्ट हो जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंजाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होलोकार्पिक फंजाई का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिनकाइट्रियम। क्या है, सिनकाइट्रियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है सी, मतलब सिनकाइट्रियम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब देखो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे पूछ सकता है यूकार्पिक फंजाई इनमें से कौन सी नहीं है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो ये है कि इनमें से कौन सी यूकार्पिक फंजाई नहीं है, तो वो है सिनकाइट्रियम। ऑब्वियस सी बात है, जो होलोकार्पिक होगी वो यूकार्पिक नहीं होगी। या फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूकार्पिक फंजाई का एग्जांपल बताओ। तो यूकार्पिक का एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एल्ब्यूगो, एगैरिकस और अस्टिलैगो। यूकार्पिक का मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है थोड़ा और होलो मतलब होता है कंप्लीट। तो जब हाइफे का थोड़ा सा पार्ट रिप्रोडक्शन करे इसका मतलब वो यूकार्पिक है, और जब पूरा का पूरा वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो होलोकार्पिक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोरिंग क्वेश्चन तो नहीं है, मजा आ रहा है? देखो बॉटनी तो ऐसी है, प्लांट डाइवर्सिटी तो ऐसी है, एनिमल डाइवर्सिटी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी तो ऐसी ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसिस्टीज के ऊपर। वो कह रहा है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रोसिस्टीज इन अ पॉन्ड कॉज फिश डेथ इज ड्यू टू। वो कह रहा है माइक्रोसिस्टीज अगर तालाब में ज्यादा उगते हैं, उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो जो मछलियां हैं वो मरना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसका रीजन क्या है, मछलियां जो मरना स्टार्ट कर देती हैं उसका रीजन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसिस्टीज की अगर किसी तालाब में ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए तो वहां की जो मछलियां हैं उनकी डेथ हो जाती है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए माइक्रोसिस्टीज क्या होता है। मुझे कौन बताएगा माइक्रोसिस्टीज क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोसिस्टीज? माइक्रोसिस्टीज क्या होते हैं ये मुझे कौन बताएगा? माइक्रोसिस्टीज क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। माइक्रोसिस्टीज आपके फ्रेश वाटर में ग्रो करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हो। साइनोबैक्टीरिया को आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हो। तो ये जो माइक्रोसिस्टीज होते हैं ना बच्चों, ये जब एक्सेस में ग्रो कर जाते हैं, ये सपोज आपका पोंड है, यहाँ पे एक्सेस में माइक्रोसिस्टीज ग्रो कर गए, तो होता क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिलती है फिश को, वो ऑक्सीजन अब अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि माइक्रोसिस्टीज क्या कर देते हैं, जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जो सरफेस एरिया था इसको उन्होंने माइक्रोसिस्टीज ने कवर कर दिया, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये अंदर नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो मछलियां होती है वो मर जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर हमें नजर आ रहा है बी, कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं। लेकिन इसके अलावा माइक्रोसिस्टीज और क्या करता है बच्चों, ये जो माइक्रोसिस्टीज है ना, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। माइक्रोसिस्टीज जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। इसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको
माइक्रोसिस्टीन्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से रिलेटेड है। इसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनको माइक्रोसिस्टीन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो माइक्रोसिस्टीन्स होते हैं ना, ये ह्यूमन का लीवर डैमेज कर सकते हैं। ये लिवर टॉक्सिन होते हैं, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों का लिवर डैमेज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब ज्यादा सेवियर इन्फेक्शन होता है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ध्यान से देखना, मैं बता रही हूँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये माइक्रोसिस्टिस एंट्री कैसे करता है। ये जो माइक्रोसिस्टिस है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री कैसे करता है। देखो, आप लोग फिश कंज्यूम करते हो ना, जो लोग फिश कंज्यूम करते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो फिश है ये वाटर में रहती है और उस वाटर को इंटेक करती है। तो इस फिश के अंदर ये जो माइक्रोसिस्टीन है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिश के अंदर ऐसा कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती जिसकी वजह से ये इस माइक्रोसिस्टीन को डाइजेस्ट कर सके। तो वो सारा फिश जब हम कंज्यूम करते हैं तो माइक्रोसिस्टीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरी बात, जब हम स्विमिंग वगैरह करते हैं तब भी अगर हम इन्फेक्टेड वाटर के कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये माइक्रोसिस्टीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। या फिर किसी भी रीजन से हम इस कॉन्टेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर लें तो भी क्या हो जाता है, माइक्रोसिस्टीन हमारी बॉडी में ऐड ऑन हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये हमारे लीवर को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो अल्टीमेटली लीवर का जो टिश्यू है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे, जल्दी से मुझे रिप्लाई चाहिए सब बच्चों का, जल्दी से मुझे रिप्लाई चाहिए सब बच्चों का। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड। क्विकली सेशन को शेयर करेंगे। थोड़े कम बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं क्लास में, बाकी बच्चों को बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है क्या? आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए कमेंट सेशन में कि बॉटनी भी करनी है, प्लांट डाइवर्सिटी भी करनी है, इसीलिए सेशन आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलें आगे, सेशन को क्विकली शेयर करेंगे सब बच्चे। बिल्कुल एबीसी बिट्टू, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैंप कनेक्शंस आर प्रेजेंट इन। एक वर्ड आया है क्लैंप कनेक्शन, वो बोल रहा है क्लैंप कनेक्शंस जो है किसमें प्रेजेंट होता है, ओमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में या ड्यूट्रोमाइसिटीज में। देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। ये देखो, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है बहुत बच्चों का। ये देखो, जो आपका फंजाई है ना बच्चों, इसको हमने 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। नंबर 1 है फाइकोमाइसिटीज, नंबर 2 है आपका एस्कोमाइसिटीज, नंबर 3 है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, नंबर 3 है आपका बेसिडियोमाइसिटीज और नंबर 4 है आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज। लास्ट है आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगेन जो फाइकोमाइसिटीज है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है ओमाइसिटीज में, ये इंपॉर्टेंट है, ओमाइसिटीज में और आपका जाइगोमाइसिटीज में। तो बोला गया है इनमें से क्लैंप कनेक्शन किसके अंदर देखने को मिलता है, क्लैंप कनेक्शन इसमें से किसके अंदर देखने को मिलता है। तो क्लैंप कनेक्शन होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो क्लैंप कनेक्शन वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्लैंप कनेक्शन होता क्या है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ऐसे एक हाइफा ड्रॉ करा, ये मैंने एक हाइफा ड्रॉ करा। इस हाइफा के पास 2 न्यूक्लियस हैं, इस हाइफा के पास 2 न्यूक्लियस है। होता क्या है, इस हाइफा में ऐसे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है इस हाइफा के अंदर और एक न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ में माइग्रेट कर जाता है। नजर आ रहा है ना, ये देखो, ये एक न्यूक्लियस इस हाइफा की जो आउटग्रोथ थी इसके अंदर क्या कर गया, माइग्रेट कर गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच इस तरीके से पूरी फ्यूज कर जाती है हाइफा के साथ। ये जो हाइफा है इसके साथ ये पूरी की पूरी ब्रांच ऐसे फ्यूज कर जाती है, ये जो मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व कर जाती है और ये जो दोनों न्यूक्लियस है डिवाइड करते हैं। तो 2 न्यूक्लियस यहाँ बन जाएंगे और 2 न्यूक्लियस यहाँ बन जाएंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चा, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद क्या होता है, सेप्टा बनता है। सेप्टा मतलब होता है दीवार, सेप्टा मतलब होती है दीवार। ये देखो, इस तरीके से उसके बाद एक दीवार बनती है जो इस तरीके से इस एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देती है। एक न्यूक्लियस यहाँ पे आता है और दूसरे टाइप का एक न्यूक्लियस यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से बाई न्यूक्लिएट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, बाई न्यूक्लिएट मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को क्लैंप कनेक्शन का नाम दिया जाता है।
कनेक्ट करा है इसने दो चीजों को कनेक्ट करा है इसने, इसी को क्लैम्प कनेक्शन कहा जाता है। और ये बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जो आपका बेसिडियोमाइसिटीज क्लास है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी। यहाँ पे राइट आंसर क्या है बच्चों? सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। क्लैम्प कनेक्शन क्लियर हुआ? एक जो हाइफा होता है जो फंगल बॉडी बनाता है उसका ये क्या होता है? उसकी आउटग्रोथ होती है जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस उस आउटग्रोथ में माइग्रेट करता है, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं और दोनों न्यूक्लियस एक एक साइड आके क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि बीच में क्या बन जाता है? सेप्टा। ये जो वॉल हमने बनाई है बच्चों इसको सेप्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टा। यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जिस हाइफा में ये जो सेप्टा, ये जो डिवीजन प्रेजेंट होती है उसको सेप्टेट हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। ऐसा हाइफा जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है, और जिसके अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में पड़े रहते हैं। इस कंडीशन को सिनोसिटिक बोलते हैं, या फिर इस कंडीशन को एसेप्टेट हाइफा के नाम से भी जानते हैं। मैं बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। क्लैम्प कनेक्शन में होता क्या है, ये देखो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ। ये आउटग्रोथ जो होती है ना, ये निकलती है हाइफा में से, फिर एक न्यूक्लियस यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है और एक न्यूक्लियस मेन बॉडी में ही रहता है। फिर दोनों न्यूक्लियस डिवीजन करते हैं और दो न्यूक्लियस एक तरफ आ जाते हैं, दो न्यूक्लियस एक तरफ आ जाते हैं और बीच में बॉल बन जाती है जिसको सेप्टा के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? महिमा उपाध्याय, क्या आपको क्लैम्प कनेक्शन समझ में आया? तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन को इंश्योर करने के लिए क्लैम्प कनेक्शन का फॉर्मेशन किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, चले आगे। क्या सब बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे हैं आप लोगों को? क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे हैं आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जल्दी से। मैं चैट देख रही हूँ, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो ये देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉर्पोफिलस फंजाई ग्रोन ऑन। ओके, खान साहब का एक क्वेश्चन है, मैम डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? कौन बताएगा? ये जो सेप्टा फॉर्मेशन हुई है, ये जो सेप्टा फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे ये जो डिवीजन हुई है, इसको कौन प्रमोट करता है? कौन आंसर देगा? इस डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? सब बच्चों को पता होगा इस डिवीजन को कौन प्रमोट करता है। इस डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे बेटा। काइटिन, जो काइटिन होती है ना, जो आपका फंजाई की सेल वॉल होती है, जो फंजाई की सेल वॉल होती है, उसी से आपका सेप्टा भी बनता है, उसी से आपका सेप्टा का फॉर्मेशन भी होता है। चले आगे, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोफाइलस फंजाई ग्रोन ऑन। जो आपकी कॉर्पोफाइलस फंजाई होती है वो किस पे ग्रो होती है? तो देखो फंजाई जो होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती हैं, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में क्या कर सकती हैं? ग्रो कर सकती हैं। तो जो कॉर्पोफाइलस फंजाई होती है बच्चों, आपकी जो आपकी ये कॉर्पोफाइलस फंजाई होती है, ये काओ डंग पे ग्रो करती हैं। ये किस पे ग्रो करती हैं? ये काओ डंग पे ग्रो करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए। यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका ए। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे कॉर्टिकोलस फंजाई भी पूछा जा सकता है। जल्दी से मुझे बताइए कॉर्टिकोलस के बारे में, जल्दी से मुझे बताइए कॉर्टिकोलस के बारे में। जो कॉर्टिकोलस फंजाई होती है बच्चों वो कहाँ ग्रो करती हैं? वो आपके ट्री बार्क पे ग्रो करती हैं। कहाँ ग्रो करती हैं? ट्री बार्क पे। ऐसे ही जो आपकी एपिजाइलिक फंजाई होती है, जो आपकी एपिजाइलिक फंजाई होती है बच्चों, वो वुड पे, जो लकड़ियां होती है ना, वो उस पे ग्रो करती हैं। एक और तरीके का आपको पता होना चाहिए, वो है जाइलोफाइलस।
कौन बताएगा मुझे जाइलोफाइलस क्या होता है? जाइलोफाइलस फंजाई ऐसी फंजाई होती हैं जो जली हुई लकड़ियों पे ग्रो करती हैं, जो आपकी बर्न्ड वुड है ना, ये उस पे ग्रो करती हैं, ठीक है। एक और पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, वो है केराटिनोफाइलस। केराटिनोफाइलस, जो आपकी केराटिनोफाइलस फंजाई होती है बच्चों, वो केराटिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ग्रो करती हैं। तो इस बेसिस पे आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे कोर्कोफाइलस पूछा गया है, नेक्स्ट में हो सकता है आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें कॉर्टिकोलस, एपिजाइलिक, जाइलोफाइलस है, केराटिनोफाइलस पूछा जाए। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फाइटोफथोरा द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर। इन फाइटोफथोरा द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर। तो सबसे पहले तो आपको फाइटोफथोरा के बारे में पता होना चाहिए, फाइटोफथोरा होता क्या है। व्हाट इज फाइटोफथोरा? बच्चों फाइटोफथोरा एक ऊमाइसिटीज है, एक फंजाई है जो ऊमाइसिटीज क्लास में आती है। बच्चों ये जो फंजाई होती है ना, ये आप प्लांट डैमेजिंग होती है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जितनी भी आपकी फसलें वगैरह होती है ना, जितनी भी आपकी फसलें वगैरह होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फंजाई फसल डैमेज करती है वो ये फाइटोफथोरा ही होती है। कौन होती है? फाइटोफथोरा होती है। फाइटोफथोरा की वजह से एक बहुत ही कॉमन डिजीज जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होती है, जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे किस बच्चे ने बताया है? खुशबू ने। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की जो डिजीज होती है ना, वो इस फाइटोफथोरा की वजह से ही होती है। और रेयर केसेस में ये टोमेटो में भी डिजीज करती है, रेयर केसेस में टोमेटो में भी ये डिजीज कोज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय, तो आप बोलोगे फाइटोफथोरा। ये ऊमाइसिटीज से बिलोंग करती है। बच्चों ऊमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं ना, ऊमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसकी वजह से करते हैं? इनके पास एक सैक, एक थैला जैसा स्ट्रक्चर, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं बच्चों? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये स्पोर्स जिस थैले के अंदर बनते हैं उस थैले को स्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? स्पोरेंजिया का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस बच्चे ने सी या फिर कोनिडिया आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो फाइटोफथोरा होते हैं बच्चे, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं वो स्पोरेंजिया होती हैं। स्पोर को कंटेन करने वाली यूनिट, ये स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर मैं एक्वेटिक फॉर्म की बात करूं तो एक्वेटिक फॉर्म में बच्चों यहाँ पे जू स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं बच्चों वो मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। और मोटाइल किसकी वजह से होते हैं? फ्लैजिला की वजह से। किसकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर ऊमाइसिटीज में, यहीं पे अगर आपसे ऊमाइसिटीज में एसेक्सुअल की जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता, एसेक्सुअल की जगह सेक्सुअल का क्वेश्चन आता, तब मैं आपको बता दूं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू ऊमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं। बिल्कुल सही बताया है यहाँ पे खुशबू कुमारी ने। चले आगे। ऊमाइसिटीज के आपको थोड़ा और एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। ऊमाइसिटीज के और एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखने जा रहे हैं यहाँ पे फाइटोफथोरा, तो आपको पता है, आपने एल्ब्यूगो नाम सुना होगा। एल्ब्यूगो भी ऊमाइसिटीज का ही मेंबर है। आपने पाइथियम सुना होगा, पाइथियम भी आपका ऊमाइसिटीज का एग्जांपल है। आपने स्क्लेरोस्पोरा सुना होगा, वो भी ऊमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। तो फाइटोफथोरा की जगह इनमें से किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन आंसर यही रहेगा। आंसर क्या रहेगा? स्पोरेंजिया। तो इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस किस का एग्जांपल याद करें। तो आप सिंपल फंजाई के जो क्लासेस हैं उनके एग्जांपल याद कर लो और उस पर्टिकुलर क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर लो कि इस क्लास में एसेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे हो सकता है। तो जो भी एग्जांपल जिस भी क्लास में फिट हो उसका आंसर टिक कर दो। आपको पर्टिकुलर एग्जांपल्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चले आगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन तो बच्चा जानता है। मुझे लग रहा है जिसने थोड़ी सी बॉटनी पढ़ी है ना, या जिसको थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज है, उसको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। और देखो ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये।
DU में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकन्स क्या होते हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैम लाइकन्स क्या होते हैं। तो बच्चों एल्गी और फंजाई का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इन दोनों की मर्जी से बना हुआ, इन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ एक रिलेशनशिप है। इसमें एल्गी और फंजाई दोनों को ही फायदा होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या जो म्यूचुअलिज्म होता है वो क्या होता है? जिसमें दोनों का फायदा हो। अगर दोनों स्पीशीज का फायदा, किसी इंटरेक्शन में दो स्पीशीज ने आपस में इंटरेक्ट किया है जिसमें उन दोनों का ही फायदा हो रहा है, तो इस चीज को म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलकर रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसको लाइकन्स का नाम दिया जाता है। बच्चों जहां पे एयर पोल्यूशन होता है ना, वहां पे लाइकन्स कभी ग्रो नहीं करती। जहां पे एयर पोल्यूशन होता है वहां पे लाइकन कभी ग्रो नहीं करती। तो जनरली जो सिटीज वगैरह होती है ना, यहाँ पे आपको कभी भी लाइकन्स देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप हिल स्टेशन पे जाओगे, जब आप ऊपर पहाड़ वगैरह पे जाओगे जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, वहां पे आपको लाइकन्स देखने को मिलेंगी। इसका मतलब लाइकन्स जो होती है वो किसका इंडिकेटर होती है? वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होती है। किसका इंडिकेटर होती है? एयर पोल्यूशन का। होता क्या है बच्चों, ये जो लाइकन्स होती है ना, ये डायरेक्ट एयर को अपने अंदर लेती है। इनके पास कोई फिल्टर नहीं है जो इस एयर को क्या कर सके, फिल्टर कर सके। तो जब एयर पोल्यूटेड होती है ना तो इनकी डेथ हो जाती है। जब लाइकन्स अगर पोल्यूटेड एयर इनहेल कर लेंगे तो जो लाइकन्स होती है ना, इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। इसी रीजन से लाइकन्स कभी सिटी में जहाँ पे पोल्यूशन है वहां पे ग्रो नहीं कर पाती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जल्दी से मुझे बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कॉन्जुगेशन किसमें देखने को मिलता है? कॉन्जुगेशन किसमें देखने को मिलता है? यहाँ पे कुछ एल्गी के नाम दिए हुए हैं आपको, जिग्नीमा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, क्लेडोफोरा। इनमें से कॉन्जुगेशन किसमें देखने को मिलता है? कौन देगा इसका आंसर? कॉन्जुगेशन क्या होता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैम व्हाट इज कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन होता क्या है? ये देखो, अगर ये आपका ध्यान से देखेंगे, दो फिलामेंट है, ये आपका मेल फिलामेंट है, ये आपका फीमेल फिलामेंट है। जब ये दोनों डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आके अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो इस चीज को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ये जनरली बैक्टीरिया में आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा, बैक्टीरिया में इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे एल्गी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। एल्गी में भी कुछ सारी नहीं, कुछ एल्गी में भी कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जाइग्नीमा। क्या एग्जांपल है? जाइग्नीमा। देखो जाइग्नीमा में क्या होता है, बिल्कुल सही, वैशाली का आंसर बिल्कुल सही है, खुशबू का आंसर बिल्कुल सही है। जाइग्नीमा में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये सपोज आपका, ये है आपका एक फिलामेंट जो कि मेल की तरह एक्ट कर रहा है, ये है आपका एक और फिलामेंट जो बच्चों आपका फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपका मेल की तरह एक्ट कर रहा है, ये फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है। ये दोनों आपस में साइड बाय साइड आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद इन दोनों में, ये जो दोनों फिलामेंट है बच्चों, इनमें इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। इनमें इस तरीके से दोनों के बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब देखने को मिलती है। दिख रहा है ये? इस तरीके से दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। और होता क्या है, अल्टीमेटली जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाता है, फ्यूज करता है और जाइगोट बन जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया? जाइग्नीमा। क्या हो गया? जाइग्नीमा। तो कॉन्जुगेशन में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है द एडवेंटिशियस बर्ड्स और शूट्स अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स आर कॉल्ड एज। बहुत ही अच्छा है। तुम लोगों ने कभी ग्रास देखी है? ग्रास, घास देखी है? तुमने घास देखी है? किसी बच्चे ने? सब बच्चों ने देखी होगी। जो धूप जिसे बोलते हैं, धूप, घर में पूजा के लिए भी धूप लेके आते हैं कई बार। घास देखी है तुमने? देखो होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये देखो, इस तरीके से ग्राउंड है ना, यहाँ पे ये रूट्स हो गए, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे घास उगी रहती है, ये ऐसे उगी रहती है ना घास। अरे यस और नो, ये रूट्स बना दी मैंने, यहाँ पे ग्राउंड हो गया। जल्दी से मुझे बताओ, घास ऐसी तो होती है ना जैसे मैंने बनाई है, ऐसे ये इस तरीके से ग्रास का स्ट्रक्चर होता है ना। यस और नो, ग्रास का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना। तो होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये मैं पहले एक ग्रास दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये एक ग्रास की रूट्स है और यहाँ पे इस तरीके से ये एक ग्रास है।
यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रास है। तो ये जो ग्रास है ना, ये जो बच्चों आपकी ग्रास है ना, इनके पास जो रूट्स हैं वहां पे एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है। इस तरीके से ये जो रूट है ना, यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है। इन एडवेंटिशियस बर्ड से हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और ये फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है बच्चों? ये फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर जाके वापस से एक नई घास ग्रो करवा देता है। इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से जाके एक नई घास को ग्रो करवा देता है। फिर वापस यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड बनती है। ये एडवेंटिशियस बर्ड वापस क्या करती है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और वापस से एक नई ग्रास को ग्रो करवा देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, इसी को बच्चों सक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कर कहते हैं। तो एडवेंटिशियस बर्ड या फिर शूट्स जो रूट से अराइज होती हैं, उनको सक्कर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रास। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्रास। समझ में आया आपको सक्कर क्या होता है? रटना नहीं है। सक्कर का प्रॉपर मीनिंग समझ में आया आपको? किस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली रन करते रहते हैं और नया ग्रास बनाते रहते हैं। यस, चले आगे। देखो, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हेरी रूट कल्चर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग। अब पहली बात आप बोलोगे मैम ये हेरी रूट कल्चर क्या होता है? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा, पहली बार नाम सुन रहे हैं आधे बच्चे तो, कि ये हेरी रूट कल्चर क्या होता है। व्हाट इज हेरी रूट कल्चर? कौन मुझे बताएगा ये हेरी रूट कल्चर क्या होता है? चलो इसका एक और नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसको ट्रांसफॉर्म्ड रूट कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये देखो, मैंने एक और नाम बता दिया। हेरी रूट नहीं पता तो ट्रांसफॉर्म्ड रूट कल्चर मुझे बताइए। देखो होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये आपका प्लांट टिश्यू कल्चर ही होता है। जब आप प्लांट के किसी टिश्यू को कल्चर करवाते हो, ये उसी टाइप का एक प्लांट टिश्यू कल्चर है जो हम यूज कब करते हैं? जब आपको प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टडी करनी हो। अगर आपको किसी प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टडी करनी है, या किसी पर्टिकुलर टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कितना बन रहा है, जब आपको इस तरीके के मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टडी करने पड़ते हैं, तो प्लांट का टिश्यू जब आप कल्चर करवाते हो एक मीडियम में, उसी कल्चर को हेरी रूट कल्चर या फिर ट्रांसफॉर्म्ड रूट कल्चर कहते हैं। और इसके लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स को यूज करते हैं। एक लर्निंग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन जो टर्म था मैंने उसका मतलब आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक कल्चरिंग टेक्निक है जो बायोटेक में हम लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम प्लांट का टिश्यू कल्चर करवाते हैं ताकि प्लांट की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको क्या कर सके बच्चों, उसको स्टडी कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मजा आ रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? या तुम्हें सब कुछ आता है पहले से? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। चले आगे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसा कि देखो स्लाइड बीच में आई है, तो आपको पता ही है आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। जो भी नए बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको डिटेल्ड क्लासेस के लिए अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो आप लोग वेद प्रैप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वेद प्रैप ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये स्लाइड बीच में आई थी तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, ये देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। बोल रहा है द एल्गल ब्लूम। अब पहली बात, ये एल्गल ब्लूम वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन ने पहले टर्म हमें दे दिया एल्गल ब्लूम। तो मैम ये एल्गल ब्लूम क्या होता है? देखो बच्चों, एल्गल ब्लूम या किसी भी वर्ड के आगे ब्लूम लग जाए ना, उसका मतलब होता है रैपिड ग्रोथ। उसका मतलब क्या होता है? रैपिड ग्रोथ। अगर यहाँ पे एल्गल ब्लूम बोला है तो रैपिड ग्रोथ किसकी हो रही है? एल्गी की। अगर फंगल ग्लूम बोल रहा है तो फंजाई की रैपिड ग्रोथ हो रही है। बात समझ में आ रही है? जिस भी चीज के आगे ग्लूम लग जाए मतलब उसकी रैपिड ग्रोथ। और वो रैपिड ग्रोथ इतनी ज्यादा रैपिड है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ पे दी हुई है, या जो पर्टिकुलर आपको वैरायटी दी हुई है, जैसे कि एल्गल ब्लूम दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा बच्चों? एल्गी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी कि एल्गी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो वो कह रहा है द एल्गल ब्लूम
formed by the addition of excess nutrients into an aquatic reservoir is called. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज यहाँ पे कोई एक्वेटिक रिजर्वियर है, जैसे कि यहाँ पे पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या मिल रहे हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे तो एल्गी कहेगी भैया आ जाओ, फ्री का खाना मिल रहा है, जल्दी से अपना अपना घर बना लो। तो इस तरीके से बहुत सारी एल्गी ग्रो कर जाएगी, सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाएगी। इस चीज को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गी का इकट्ठा होना। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसका नाम क्या है? इसको यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जो एक्वेटिक बॉडीज होती है ना, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स हैं आपके, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल है ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आपके जो न्यूट्रिएंट और आपके जो मिनरल्स हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। एल्गी अगर बहुत ज्यादा ग्रो करेगी तो ऊपर का जो सरफेस है, जो लेक है या जो पॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो जो अंदर एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एक्वेटिक लाइफ मर जाएगी। तो ये जो एल्गी होती है ना, एल्गी के पास अपने पिगमेंट्स होते हैं, तो पानी का जो कलर होता है ना वो डिस्कलर हो जाता है। जो उस वाटर बॉडी का पर्टिकुलर कलर होता है वो डिस्कलर हो जाता है, और वहां पे एल्गी का जो पिगमेंट होता है वो कलर शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब बात आती है कि किसी पानी की बॉडी के अंदर इतना सारा मिनरल आया कहाँ से? तो जब आप लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसमें ये सब मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? आप जो सीवेज अनट्रीटेड छोड़ देते हो उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप हाई रिच फास्फोरस डिटर्जेंट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर फास्फोरस बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों की वजह से एक बॉडी के अंदर, एक वाटर बॉडी के अंदर मिनरल एक्यूमुलेट होता है, और एल्गल ब्लूम उसका फायदा उठा के वहां पे ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे बच्चों एक और टर्म है बायोमैग्निफिकेशन। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डीडीटी का, आपने नाम सुना होगा मरकरी का। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं बच्चों, जैसे पानी है, पानी के अंदर जो जू प्लैंक्टन्स है, छोटे छोटे पौधे हैं, नन्हे नन्हे पौधे हैं, उनको फिश आके खा गई। ठीक है, उस फिश को लार्ज फिश ने खाया, लार्ज फिश को फिश ईटिंग बर्ड्स ने खाया, उन बर्ड्स को हॉक्स ने खाया। तो जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं ना, तो ये जो डीडीटी और मरकरी होते हैं, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पास ऑन होते रहते हैं। ये जो टॉक्सिन्स है ये एक लेवल से दूसरे लेवल पास होते रहते हैं। अब देखो, एक मछली सिर्फ एक पौधा तो खाएगी नहीं, एक जू प्लैंक्टन तो खाएगी नहीं, एक से ज्यादा खाएगी। तो इतना सारा टॉक्सिन एक मछली के अंदर आया। फिर एक लार्ज मछली बहुत सारी छोटी मछलियों को खाएगी, तो उसके अंदर ये जो टॉक्सिन था वो और ज्यादा हो गया। इस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से लो ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल पे जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ती रहती है, मैग्नीफाइड होती रहती है। इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। और आगे चल के क्या हो जाता है, इनमें जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो हैच नहीं कर पाते, उनका जो कैल्शियम होता है वो डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बायोमैग्निफिकेशन क्लियर है सबको? बायो ब्लूम भी यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, बायो ब्लूम। देखो यहाँ पे एक और वर्ड है, मैं इसका मतलब भी आपको बता देती हूँ। बायो ब्लूम, बायो ब्लूम क्या होता है बच्चों? बायो ब्लूम एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। बायो ब्लूम जो है बच्चों, ये आपका एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ये बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको सुंदर सुंदर फ्लावर बनाने हैं, आपको फूड का टेस्ट एनहेंस करना है, तो हम बायो ब्लूम नाम का फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स जो है बहुत टेस्टी बनते हैं और जो फ्लावर्स है वो बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं। एक वर्ड और है यहाँ पे, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जो आपका अमोनिया होता है, जो आपका अमोनिया होता है, जब आप इस अमोनिया को पहले नाइट्राइट में और उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? नाइट्रिफिकेशन का। तो चारों टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
बायोग्लूम रिपीट प्लीज मैम। ओके, देखो मैं आपको बताती हूँ बायोग्लूम क्या होता है बच्चों। बायोग्लूम एक फर्टिलाइजर होता है लिक्विड फॉर्म में। तो जब आप इसको स्प्रे करते हो ना, तो इसकी वजह से आपको सुंदर सुंदर फ्लावर और फूड का जो टेस्ट होता है वो एनहेंस होता है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है ना, इसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलता है, जो आपके इन प्रोसेस को एनहेंस करता है, जो ऐसी रिएक्शन करवाता है कि आपके फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल बने और आपका फूड जो है उसका टेस्ट एनहेंस हो। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो टाइम यहाँ पे आपका हो चुका है। इस सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। कल ही हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, पहले आप लोगों को मैं कंटेंट पढ़ाऊंगी और कंटेंट पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। चलेगा सब बच्चों को? चलेगा सब बच्चों को? यस।